सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एपीएमटी हो, बीएचयू हो, एम्स हो या आपका स्टेट पीएमटी हो, हर जगह इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और काफी इजी आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। पहला पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure and function of cell and cell organelles। इसमें हम सेल के बारे में सारा स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। यहाँ पे दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल का डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड सेल वॉल इन द कॉर्क। कॉर्क में इन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। वही और एक साइंटिस्ट हैं लीवेनहॉक। लीवेनहॉक पहले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को देखा था। फर्स्ट ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड कॉल्ड इट एज एनिमलक्यूल, और उसे इन्होंने नाम दे दिया था एनिमलक्यूल। सेल वॉल की डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल को देखा था और उसको नाम दे दिया था क्या? एनिमलक्यूल। चलिए हम लोग पहले सेल के बारे में देखते हैं, सेल एक्चुअली है क्या। सेल का डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे भाई? ये देखिए एक एनिमल है, दिख रहा है क्या एनिमल? ये सब लिखे आप। ये देखो भाई, मान लो जस्ट ये ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है। ह्यूमन बीइंग तो एनिमल किंगडम में आता है। ये सेल, बहुत सारा सेल मिलके इस पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। दैट मींस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गया? सेल हो गया। नाउ अब बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शनल यूनिट भी कौन हो गया? सेल। तो सेल इज डिफाइंड एज structural and functional unit of life, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सेल का डिटेल हमें पढ़ना है। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं सेल में आता क्या क्या है। सेल में देखिए आता है कवरिंग ऑफ सेल। कवरिंग ऑफ सेल में दो कंपोनेंट है, एक है सेल वॉल, जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। एक है कौन? सेल वॉल, जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। दूसरा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। ओके, तो कवरिंग ऑफ सेल में क्या हो गया? सेल वॉल। प्लांट सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, दोनों में ही होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। नाउ उसके बाद कंपोनेंट में आ जाता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आप देखें साइटोप्लाज्म में क्या चीज आता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स। ओके, नाउ और बच गया इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल्स इंक्लूजन्स क्या है भाई? ये डेड नॉन लिविंग और केमिकल्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्रेन्यूल्स, ये सब क्या है? सेल इंक्लूजन्स है, दैट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। नाउ सेल ऑर्गेनेल्स अगेन डिवाइडेड इनटू मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मेम्ब्रेनलेस कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो दो आप याद रखें, एक है राइबोसोम
दूसरा है सेंट्रोसोम। एक है राइबोसोम, दूसरा है कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ही पाया जाता है सेंट्रियोल। एक्चुअली सेंट्रोसोम है क्या? सेंट्रियोल सराउंडेड बाय मैट्रिक्स। ना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या आता है। अगेन मेम्ब्रेनस में दो कंपोनेंट है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड एक है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए डबल मेम्ब्रेन वाला कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में दो ही आता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। जिसमें से और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिए आप, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है कौन? क्लोरोप्लास्ट। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल में आ गया कौन भाई? बोलो, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा भाई? इसमें समझाना क्या है, कुछ समझने समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। नाउ अब आप देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स। इसका डिटेल हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, नाउ ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल। ओके, नाउ ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आप और देखें। ये एक सेल है, ओके, प्लांट सेल मैंने लिया, सेल वॉल को मैंने हटा दिया। आपने एक सेल लिया, उसमें से सेल वॉल आपने हटा दिया। सेल वॉल हटाने के बाद जो सब्सटेंस बच गया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे भाई? बोलो, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? समझना क्या है यार इसमें, प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट में से आप जो बच गया, अब इमेजिन करिए ना एक सेल है, पहले आपने सेल वॉल हटाया, अब जो बच गया उसको हमने कह दिया नाम प्रोटोप्लास्ट। क्या बचा है भाई? न्यूक्लियस बचा है, साइटोप्लाज्म बचा है, सेल मेम्ब्रेन बचा है। आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, रिमूव सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंस बच गया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या है भाई? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके, अब इस प्रोटोप्लाज्म से आप न्यूक्लियस हटा दें, न्यूक्लियस हटाया आपने, बच गया जो मैटर उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेल और फ्लूइड। अब इस फ्लूइड को भी आप हटा दें या सेल ऑर्गेनेल को हटा दें, जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल या हायालो प्लाज्म। ये क्लासिफिकेशन है जिसमें से इस बार आपके आईपीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो कई लोग नहीं कर पाए थे भाई प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इतना आसान सा चीज आया था। ओके, तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने सेल में अभी तक क्या पढ़ा। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था सेल वॉल। लिवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड कॉल्ड इट एनिमलक्यूल। सेल की कंपोनेंट आप देखिए, कवरिंग में क्या आता है? सेल वॉल। प्लांट के केस में, एनिमल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों भी प्रेजेंट होता है। फिर साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में आता है साइटोसोल एंड मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेल्स देखें आप, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, राइबोसोम। कई बार राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा है जो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस है? तो भाई राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस है। चले, उसके बाद सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेनस में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स। चलिए, अब तक हमने छोटा सा समरी देखा था, अब हम लोग धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और नाम है। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एटीपी मील ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, एटीपी। एटीपी क्या है, तो एनर्जी का सोर्स है ना, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, एटीपी होता है। एटीपी प्रोड्यूस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटीपी क्या चीज है, सोर्स ऑफ एनर्जी ना, दैट मींस पावर जनरेट करेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ द सेल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल या एटीपी मील ऑफ सेल। चलें, अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमें स्ट्रक्चर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। और ये भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड पहले बता चुका हूं, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ओके, और एक पॉइंट, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस कहने का क्या मतलब है, मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपको। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ओके, चले, सबसे पहले आप हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर और एक इनर मेम्ब्रेन होगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में खास बात है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है क्या, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ओके, सो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो रफ होता है, देखें अंदर तरफ से रफ है ना, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन जो है देखिए वो स्मूथ है। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसा होगा भाई, स्मूथ होगा। इनर मेम्ब्रेन होगा क्या, रफ। रफ क्यों होगा, ड्यू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज क्रिस्टी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्रिस्टी कहां प्रेजेंट रहता है, तो क्रिस्टी कहां प्रेजेंट रहता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। समझ में आया, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है निकला हुआ है अंदर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। नाउ इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। देखिए आप, जब एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली जब होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होता है। लिंक रिएक्शन में रफली इंक्लूड कर ले रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस, देन होता है लिंक रिएक्शन, देन होता है क्रेब्स साइकिल। मैंने लिंक रिएक्शन को अलग इंक्लूड किया है, इसलिए 4 हो जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इस 4 स्टेप्स में होते हैं। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसको 4 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। कौन कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो होता है इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, चलिए आप, अब इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सॉरी, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये इसका और एक नाम है F0 F1 पार्टिकल।
या इसका और एक नाम है फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। अब आपसे क्वेश्चन एमटी में ये पूछा गया भाई इसमें F0 कौन सा है, F1 कौन सा है, तो देख लें आप, ये जो बेस है ना इसको हम लोग बोलते हैं F0 और ये ऊपर वाला इसको हम लोग बोलते हैं F1। ये रहा आपका F0, ये रहा आपका F1। F1 जो है ना हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। चले अब हो गया, हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। इनर एंड आउटर में डिफरेंस यही है कि ये आउटर वाला स्मूथ होता है, इनर वाला रफ होता है। और इनर वाले में मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है भाई, प्रोटीन एंड लिपिड का। तो मुझे आना चाहिए ना, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है ना। तो देखिए प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो इनर वाले में होता है 2:1, वहीं आउटर वाले में होता है 1:1। प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो इनर वाले में कितना होता है 2:1, आउटर वाले में कितना होता है 1:1। अब देखेंगे जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत सारे आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें इस तरह से डीएनए पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिट डीएनए। मिट डीएनए, ये डीएनए की प्रॉपर्टी है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, दैट मीन दो धागे का होता है और सर्कल जैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब देखिए इस मैट्रिक्स में बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है 70S राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। एस क्या है जब हम पढ़ाएंगे राइबोसोम तब आपको बताएंगे, अभी आप इतना याद कर लें 70S राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है। और इसी फ्लूइड में, इसी मैट्रिक्स में बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि भाई क्रेब्स साइकिल का कौन सा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में ना पाके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स साइकिल जो है उसमें बहुत सारा एंजाइम्स लगता है, अलॉट ऑफ एंजाइम लगता है, लेकिन एक एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट होके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। उसका नाम है क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का और एक खास बात है भाई, ये गुआनोसिन और साइटोसिन रिच होता है। अब गुआनोसिन साइटोसिन क्या होता है मैं बता दूं आपको, ये एक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है क्या होता है, जीसी रिच। कैसा होगा, गुआनोसिन एंड साइटोसिन रिच डीएनए होता है, जो कि प्रोकार्योट्स का प्रॉपर्टी। प्रोकार्योट्स तो यूकार्योट पता है ना आपको, दो टाइप के सेल पाया जाता है ना, एक प्रोकार्योट और एक यूकार्योट। अब देखें इसी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और आरएनए के लिए यहां पे पाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के लिए। राइबोसोम तो है ही, दैट मींस इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन प्रोटीन। तो ये था
आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया, हम लोग उसे देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चले फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला फंक्शन इसका है, इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। इसके मैट्रिक्स में बहुत सारा एंजाइम होता है जिससे बनता है क्या, फैटी एसिड। दैट मींस इज आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्या, फैटी एसिड्स। थर्ड, इट हेल्प्स इन विटेलोजेनेसिस। अब ये विटेलाइन क्या है, विटेलोजेनेसिस है, आपने एक देखा होगा, एक में येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विटेलाइन। तो विटेलोजेनेसिस में, यॉक सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। दैट मींस सिंथेसिस ऑफ यॉक। एग का जो येलो वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यॉक। तो यॉक सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। चलें एक बार इतना हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स बच गया है ओरिजिन के बारे में इसका, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉइंट आपको याद करना है, क्या क्या बोलते हैं भाई, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। फटाफट बोलिए तभी याद होगा। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जोर से, एटीपी मिल ऑफ सेल। ये कैसा ऑर्गेनल है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। कितने मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंट में डिस्कस करेंगे उसको। इसमें कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं भाई, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होगा, बोलिए जोर से, स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा, रफ। रफ क्यों, ड्यू टू क्रिस्टी। ओके, क्रिस्टी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्या डिफरेंस है आउटर और इनर में, यहाँ पे प्रोटीन टू लिपिड रेशियो कितना होता है, 2:1। यहाँ पे कितना होता है, 1:1। अब देखिए क्रिस्टी में और एक छोटे छोटे पार्टिकल पाए जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजोम। बोलिए F0 F1 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। जोर जोर से बोलो यार। F0 F1 पार्टिकल में F0 कौन सा है, लोअर वाला। F1 क्या है, ऊपर वाला। ऊपर वाले में क्या है, एटीपी सिंथेस। क्या है भाई, एटीपी सिंथेस, जो कि हेल्प करता है किसमें, एटीपी सिंथेसिस में। चलें मैट्रिक्स की बात करें। मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, मिड डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, गुआनोसिन और साइटोसिन रिच होता है। जीसी का मतलब होता है गुआनोसिन एंड साइटोसिन। और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए की खास बात है कि गुआनोसिन और साइटोसिन रिच होते हैं। और इसमें एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन एंजाइम। कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहां प्रेजेंट रहता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, नाउ यहां पे और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए में हेल्प सिंथेसिस में हेल्प करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एंड इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ऑन प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स। चलिए फंक्शन क्या हो गया इसका, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड यॉक सिंथेसिस। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें और देखना है। पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस, ये आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, लेकिन एक्सप्लेन व्हाई बोल के या असर्शन रीजन बोल के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए सेमी ऑटोनोमस कहने का क्या मतलब होता है, ऑटोनोमस मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस और कौन है, रियल लाइफ में देखें तो आप कौन है, सेमी ऑटोनोमस। क्यों, आप खुद पढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट किसी ऊपर है, अपने पेरेंट्स के ऊपर। किस चीज के लिए, सप्लाई ऑफ मनी एंड फूड। क्या, तो आप क्या है, सेमी ऑटोनोमस। अभी आप ऑटोनोमस नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है क्या, वो ऑटोनोमस है, इनकम भी है, ठीक है, फूड सप्लाई भी है, सब कुछ है, वो पूरे इंडिपेंडेंट है और सारा काम खुद कर सकते हैं, लेकिन आप क्या है, सेमी ऑटोनोमस। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये खुद का अपना डीएनए बना सकता है, बिकॉज इट हैज एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। दैट मींस हेल्प इन can synthesize its own
डीएनए, सेकेंड आरएनए polymerase can synthesize its own आरएनए, अपना खुद का आरएनए बना सकता है या अपना खुद का डीएनए भी बना सकता है। इसके पास राइबोसोम्स भी पाया जाता है, इसके पास राइबोसोम्स भी पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। दैट मीन्स can synthesize its own protein, खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। can divide itself, एक माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है। can divide to produce 2 mitochondria by division of previous one, by division of previous one, एक से डिवाइड होके 2 बन सकते हैं, मतलब डबल हो सकते हैं। लेकिन ऑटोनोमस, सारे फीचर ऑटोनोमस हो गए, लेकिन बट डिपेंड ऑन साइटोप्लाज्म, डिपेंड अपॉन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस फॉर सप्लाई ऑफ some materials like ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, कहां से मिलेगा? साइटोप्लाज्म से ही मिलेगा। बट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर द सप्लाई ऑफ सम मटेरियल। तो ये हो गया कॉज ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। नाउ आपके नोट्स में देखिए बहुत सारा डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का दिया हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट वाले पेज में दिया हुआ है सेमी ऑटोनोमस नहीं, इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन वाला डायग्राम, इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ भाई कुछ लोगों का मानना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक बैक्टीरिया था पहले, वो सेल में ढुक गया, फिर धीरे से सेल के अंदर आ गया, वो ढुक गया, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया। इसी को बोलते हैं इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। अगर आप डायग्राम देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सेल है, ये देखिए एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया भाई? एरोबिक बैक्टीरिया। और इधर से आ रहा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब ये दोनों सेल बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया की तरफ से एक एरोबिक बैक्टीरिया, ये सेल में पेनिट्रेट करेंगे। जब ये पेनिट्रेट करेंगे तो क्या होगा? मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते जाएंगे। दैट मीन्स जब पेनिट्रेट करेंगे अपनी तरफ और एक मेम्ब्रेन का ये कवरिंग बना लेंगे। जब सेल के अंदर ये आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ना, एक तो पेनिट्रेट करते हुए जाएंगे ना। सेल क्या है? मेम्ब्रेन के एकदम इलास्टिक रबर के साथ आप बेलून में पेनिट्रेट करते जाइए ना फिंगर को, तो जब आप बेलून में फिंगर को पेनिट्रेट करते हैं तो क्या होता है? आपके फिंगर के चारों तरफ एक नया कवरिंग बन जाता है। सेम वही हुआ जब बैक्टीरिया सेल के अंदर गया तो उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन आ गया। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट, जब साइनोबैक्टीरिया अंदर आया, जब क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसका प्रूफ क्या क्या है भाई? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? तो प्रोकार्योट्स है ना, ये क्या है? प्रोकार्योट्स है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ कैन यू प्रूव दैट एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरिया? तो देखिए प्रोकार्योट्स के फीचर्स इसमें है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फीचर है? इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। वाह सांबा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यस सर। इसके अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि प्रोकार्योट्स में पाया जाता है। क्या? अच्छा, डॉक्टरों ने केमिकल निकाला है क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल, ये क्लोरम फेनिकोल जो है ना एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देता है।
इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरिया, लेकिन यूकारियोट हमारे सेल्स में नहीं होता है। नॉट इन यूकारियोट। तो जब ये वाला एंटीबायोटिक दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस हो गया बंद। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस हो गया बंद, लेकिन यूकारियोट का बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। समझ में आ रहा है ना भाई? एक सेल है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा ही, सेल के बाहर भी तो प्रोटीन बनेगा, न्यूक्लियस है ना वहाँ पे, फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगा ही। लेकिन सेल के बाहर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो रहा था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन कैसा है? प्रोकार्योटिक ओरिजिन है, तभी तो क्लोरोफिल। क्या खास बात है प्रोकार्योट्स में? अरे भाई समझो ना यार, इतना आसान तो है। प्रोकार्योट्स में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, समझ में आया इतना? यूकारियोट में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं इनहिबिट करता है। अब देखिए सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन बनता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन बनता है। तो जब ये हमने ड्रग दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं रुका। तो साइटोप्लाज्म कैसा है? यूकारियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? प्रोकार्योटिक। ये सारा फीचर्स प्रूफ कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? प्रोकार्योटिक ओरिजिन है, एरोबिक बैक्टीरिया से ओरिजिन है। कुछ और पॉइंट आपको याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का कलर येलो क्यों होता है? ड्यू टू राइबोफ्लेविन। ड्यू टू राइबोफ्लेविन। माइटोप्लास्ट क्या होता है? माइटोप्लास्ट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 55S राइबोसोम पाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्टेरियाज, इसके अंदर सिर्फ 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे आपके रटने के पॉइंट है, जो कि आपके नोट्स में नोट बोल के एक पॉइंट लिखा हुआ है, वहां से आपको रटना है। चले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तक हमने क्या पढ़ा भाई? हमने आपको अभी तक इतने सारे पॉइंट बताए। एक तो सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना खुद का डीएनए बना रहा है, खुद का डीएनए पॉलीमरेज है, खुद का आरएनए बना रहा है, खुद का आरएनए पॉलीमरेज है, 70S राइबोसोम है, अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, खुद डिवाइड भी कर सकता है। तो क्यों ना बोले इसको ऑटोनोमस? लेकिन फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज वगैरह सब सप्लाई ऑफ सब मटेरियल के लिए ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिपेंडेंट है। तो ये आधा आजाद सेल ऑर्गेनेल है। इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन क्या बोलता है भाई? बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया से, इसीलिए आज वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया। क्या इसके अंदर भाई प्रोकार्योटिक डीएनए पाया जा रहा है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, और ये डीएनए जी और सी रिच होता है, गुआनोसिन साइटोसिन रिच होता है, क्योंकि प्रोकार्योट में भी गुआनोसिन और साइटोसिन ज्यादा पाया जाता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकार्योट का फीचर है। और क्लोरोफेनिकोल जब हमने दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिंथेसिस बंद हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस बंद नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये प्रूफ कर रहा है भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस है, प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस है, वो कैसा है? प्रोकार्योटिक है। चले उसके बाद कुछ आपको पॉइंट रखना है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का कलर येलो क्यों होता है? ड्यू टू राइबोफ्लेविन। माइटोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन। 55S राइबोसोम कहां पाया जाता है? मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोस्टेरियाज में कितना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक। चलिए अगला जो सेल ऑर्गेनेल आपके नोट्स में दिया है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम लोग इंजन ऑफ सेल ही बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल। इसमें कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। पहला, ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये क्या भाई? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, और इसका जो नंबर होता है हाईएस्ट इन
नंबर। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड हाईएस्ट इन नंबर। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। सारा पॉइंट एक्सप्लेन मैं करूंगा इसे क्यों बोला जाता है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। ओके, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। चले, और इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला जाता है। इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। भाई स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कई बार पीएफटी में आ चुका है। इसको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? हाईएस्ट इन नंबर कौन सा? ये भी कई बार आ चुका है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम लोग ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। और इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों ही मिलकर बनाता है क्या? राइबोसोम। इसी से बोलते हैं क्या? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए, इसमें दो टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है। एक है 70S राइबोसोम, एक है 70S राइबोसोम, और एक है 80S राइबोसोम। एक क्या भाई? 70S राइबोसोम है, और एक क्या भाई? 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योटिक। 80S वाले को हम लोग बोलते हैं यूकार्योटिक। सेवेंटी वाले एस में दो कंपोनेंट होता है। राइबोसोम्स का एक्चुअली दो कंपोनेंट होता है। आप देखें इस तरह से, एक लार्जर सब कंपोनेंट होता है और एक स्मॉलर कंपोनेंट होता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। इसको हम लोग 50S बोलते हैं, एक यूनिट है S 50S, और नीचे वाले को हम लोग 30S। S क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, और दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं 70S। अरे कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया सर, यहाँ पे 50 + 30 क्या होता है? 80, लेकिन यहाँ पे है 70। आप ये देखें, ये 50 + 30 80 होता, लेकिन मैंने लिखा तो 70। क्यों? पूरे कंपोनेंट को स्मॉलर वाले का कुछ पोर्शन लार्जर वाले के अंदर छिप जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 70। ओके, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 60S होता है, और स्मॉलर वाला जो होता है वो 40S होता है। ओके, तो ये थे दो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम में और आपको एक पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये क्या है? पॉलीसोम क्या है? देखें, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है, तब जो है ये दोनों सब यूनिट जो है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एक साथ आते हैं। वैसे ही लार्जर और स्मॉलर जो पार्टिकल्स है ना, सब यूनिट दोनों अलग अलग रहते हैं, एकदम दूर दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है, इनको पता कैसे चलेगा भाई प्रोटीन सिंथेसिस होना है? इनके सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होगा, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो ये दोनों सब यूनिट जो है वो पास पास आ जाते हैं। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा? दोनों पास पास आ जाएंगे। जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन घटेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, दैट मींस पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के फॉर्मेशन में किसका रोल है? मैग्नीशियम का। देखिए पॉलीसोम होता क्या है? ये एक स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए में क्या लग जाएगा? बहुत सारा
बहुत सारा राइबोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया, यहां से प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। प्रोटीन बनना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये ऐसा लगता है कि मानो एक धागा हो, उस पर छोटे छोटे बीड्स हो, ठीक है, छोटे छोटे दाने हो, लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। तो राइबोसोम जो होता है, पॉलीराइबोसोम कैसा अपीयरेंस देता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। अब ये देखें आप, जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन जो बन रहा है, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है भाई इन साहब का, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज करता क्या है एक्चुअली, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्वेश्चन आपके पीएमटी में ये पूछा गया था कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कहाँ लोकेशन होता है, ये कहाँ पे होता है। तो ये प्रेजेंट होता है भाई लार्जर सब यूनिट ऑफ, प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और ये क्या करवाता है भाई, हेल्प्स इन पेप्टाइड bond formation. It helps in peptide bond formation. C double bond OH NH2 R1 R2। ये एक अमाइनो एसिड है, ओके, ये एक अमाइनो एसिड है। अब देखिए एक और अमाइनो एसिड ये मैं बनाता हूं आपका, C double bond OH C R1 R2 NH2। अब यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस NH2 का क्या होगा, एक हाइड्रोजन और इसका OH निकल जाएगा और बनाएगा वाटर। यहां से वाटर निकल जाएगा, लेकिन यहां पे एक बॉन्ड ये फॉर्म करके चल जाएगा। R1 R2 ये रहा NH2। ये वाला जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। बायोमोलिक्यूल्स में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। दैट मींस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज किस चीज में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओके। तो ये रहा आपका पॉलीराइबोसोम, ओके। अब यहाँ पे कुछ और आपको पॉइंट याद रख लेना है। एस के बारे में मुझे डिस्कस करना था। एस क्या है, एस का फुल फॉर्म है स्वेदबर्ग्स यूनिट। ये क्या है, स्वेदबर्ग्स यूनिट क्या है, देखें जो राइबोसोम होता है ना, जब उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनल को ले लेते हैं और जोर से उसको घुमाते हैं, ओके। मान लीजिए ये है इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको जोर से घुमाया जाएगा बहुत स्पीड से। तो जो हैवी होंगे वो टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ होंगे, जो हल्के होंगे टेस्ट ट्यूब के बीच में होंगे, या थोड़े से कम डिस्टेंस पे होंगे। जब आप एक पत्थर रस्सी में बांधो ना, उसको जोर से घुमाओ तो क्या होगा, जो हैवी वाला होगा, और एक कागज को बांध के घुमाओ, कौन ज्यादा दूर जाएगा, घुमने के बाद भारी रहेगा। तो भारी पार्टिकल्स एकदम कॉर्नर पे, हल्के वाले बीच में। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। स्वेदबर्ग्स यूनिट जो है क्या है, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके। सेडिमेंटेशन का ये क्या है, कोफिशिएंट है। ये डिपेंड करता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना भाई, वाटर में डिपोजिट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो उसी का ये कोफिशिएंट है। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे एंड साइज पे, ओके। आपके नोट्स में देखिए एक और प्रोटीन लिखा हुआ है भाई, चैपरोन। चैपरोन एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीन को इनफोल्डिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द इनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ओके। यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक है क्लॉड और एक है पैलेड। क्लॉड ने सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम, इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था।
और पैलेड ने इसको नाम दिया था। ओके, सो राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज पैलेड पार्टिकल। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैलेड पार्टिकल। चले फटाफट राइबोसोम का फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप अपना डायग्राम देखिए, नोट्स देखें, वहां पे पॉलीराइबोसोम देख लें, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी है और फ्री फॉर्म में भी रहता है। 70s 30s राइबोसोम, वहां पॉलीराइबोसोम भी देख लें। ये डायग्राम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलिए राइबोसोम को हम लोग इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ये हाईएस्ट इन नंबर पाया जाता है, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऑर्गेनेल विद इन द प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनाता है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेल उसके अंदर पाया जाता है। ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको हम लोग। दो टाइप का होता है, 70s और 80s। 70s को हम लोग प्रोकार्योटिक राइबोसोम बोलते हैं, 80s को हम लोग यूकार्योटिक राइबोसोम्स भी बोलते हैं। 70s वाले के अंदर देखिए लार्जर सब यूनिट होता है 50s और स्मॉलर 30s, दोनों के बीच में गैप में फिलिंग हो जाता है, इसके कारण ये क्या हो जाता है 70s। 80s वाला देखिए 60s एंड 40s दोनों मिला हो गया क्या 80s। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इनका क्या हो जाता है, चिपकना चालू हो जाता है। पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन, दैट मींस एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीराइबोसोम बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं बीड और स्ट्रिंग अपीयरेंस। ओके, लार्जर सब यूनिट में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, हेल्प करता है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। देखिए एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, वाटर बना और बन गया यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। चैपरोन क्या है, इनफोल्डिंग प्रोटीन है। यहाँ पे देखें जैसे ही प्रोटीन बनता है ना, तुरंत इसको प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक टनल पाया जाता है, राइबोसोम में एक टनल पाया जाता है, इस टनल के थ्रू प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। बस राइबोसोम आपका कंप्लीट हुआ। चलिए राइबोसोम के बाद अगला सेल ऑर्गेनल हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है इसका बहुत सारा नाम है। इसकी डिस्कवरी की गई थी बाय डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यू। इसको डिस्कवर किया था किसने भाई, क्रिश्चियन डी ड्यू ने। इसका देखिए और क्या क्या नाम है, इसका नाम है सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, या इसको बोला जाता है स्कैवेंजर ऑफ सेल, या इसको बोला जाता है डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल। ये तीनों नाम क्यों बोला जाता है अभी थोड़ी देर में ही आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है। भाई एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट है जो सेलुलर रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ओके, इसका डिटेल एंजाइम मैं पढ़ाऊंगा आपको, टॉपिक ही है। एंजाइम्स जो पाया जाता है, इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कैसा एंजाइम है भाई, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बाय एडिंग वाटर, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। इस एंजाइम को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव एंजाइम, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास 3 एंजाइम। ओके, एंजाइम्स का क्लास 3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का एक क्लासिफिकेशन है। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स को 6 भाग में बांटा गया, 6 क्लासेस में बांटा गया है। ये तीसरी क्लास को बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लास 3 एंजाइम। अब आप आगे देखें, यहाँ पे जो पीएच होता है ना, एसिडिक होता है, अबाउट 4.6 to 5। दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज एसिडिक या एसिड हाइड्रोलेसिस। अब आप बोलोगे सर एंजाइम्स है तो ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का खुद का मेम्ब्रेन है, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, बिकॉज
enzymes are present in inactive state, because enzymes are present in inactive state. Okay, that is called as zymogens. इनएक्टिव एंजाइम को हम लोग बोलते हैं zymogen granules. This is also called as what? Zymogen granules. कुछ और खास बात आप देखें, ये zymogen granules तो हो गया, लेकिन लाइसोसोम जो है कुछ जगह एब्सेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज में लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट होता है. इसका फंक्शन कौन कैरी आउट करेगा? बैक्टीरिया. देखिए बैक्टीरिया है और ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है. दोनों के बीच में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. आप अपने नोट्स में देखिए लिखा हुआ है पेरीप्लाज्मिक स्पेस. दूसरा, प्लांट सेल अगर देखें आप, प्लांट सेल में भी एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स. प्लांट सेल में भी लाइसोसोम एब्सेंट होता है. तो प्लांट सेल में इसका काम कौन करता है? वैक्यूल्स. और बैक्टीरिया में कौन करता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस. नाउ लाइसोसोम जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसीलिए ये अपना शेप चेंज करता रहता है. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल. प्लियोमॉर्फिज्म इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में. ओके, पहले बार देख लिया. अब तक हमने क्या पढ़ा? लाइसोसोम, इसके डिस्कवर किया क्रिश्चियन ड्यूड्यूम ने. इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोलते हैं, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल्स बोलते हैं. इसमें एंजाइम जो पाया जाता है उसको कैसा एंजाइम बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, क्लास 3 एंजाइम भी बोलते हैं. इसका पीएच कैसा होता है भाई? एसिडिक होता है 4.6 to 5. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस. ये कैसा ऑर्गेनेल है? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है. Pleomorphic, that means it can change its shape. That's why called as pleomorphic cell organelle. Now present in enzymes जो है ना वो inactive state में प्रेजेंट रहता है, तभी तो अपने मेम्ब्रेन में खुद ही डाइजेस्ट नहीं करता है. बैक्टीरियाज में ये एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है. बैक्टीरिया में इसका फंक्शन कौन कैरी आउट करता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस. और प्लांट सेल में कौन कैरी आउट करता है? वैक्यूल्स. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम हम लोग आगे देखते हैं. चलिए, हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम. एक सेल बनाते हैं. जो लाइसोसोम न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पहला प्राइमरी लाइसोसोम. जो नया नया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी लाइसोसोम. या इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स. ओके, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है. एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट. एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट. प्राइमरी लाइसोसोम्स में एंजाइम्स किस स्टेट में होता है भाई? इनएक्टिव में. ये रहा प्राइमरी लाइसोसोम. अब अगर सेल बाहर से कुछ अंदर लाता है, सेल अगर कुछ खाता है, ओके, ये कुछ अगर खाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. सेल के अंदर अगर कुछ आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस. दिस फिनोमेना इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. अब फैगोसाइटोसिस होने के बाद ये रहा फूड पार्टिकल्स आ गया, बड़ा सा फूड पार्टिकल है. अब लाइसोसोम जो है प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ मिल जाएगा, बनाएगा एक लाइसोसोम जिसमें क्या होगा? एंजाइम्स भी होगा और फूड भी होगा. एंजाइम्स भी होगा और फूड भी होगा. इस लाइसोसोम को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम. चले, दूसरा टाइप ऑफ लाइसोसोम जो हो गया, क्या हो गया वो? सेकेंडरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग हेटेरोफेगोसोम भी बोलते हैं. हेटेरोफेगोसोम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? हेटेरोफेगोसोम भी बोल सकते हैं. हेटेरोफेगोसोम.
फेगोसोम। अच्छा, शेप चेंज हो गया। अब क्या होगा, एंजाइम्स जो है फूड पार्टिकल से मिलेगा और फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब जो फिर बाद में बच गया, जो बाद में यहां पे बच गया, ओके, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, इसको हम लोग, इस लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं टीलोलाइसोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टीलोलाइसोसोम। इसमें क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रेसिडुअल बॉडी। तीनों इसी के नाम है। सर कितने नाम है, बहुत नाम है। ये क्या हो गया भाई, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, रेसिडुअल बॉडी। अब ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, सेल मेम्ब्रेन से मिलेगा, मिलने के बाद यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर भेज देगा बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है लाइसोसोम अपना शेप चेंज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। ओके, चले, ये 3 टाइप का हमने डिस्कस कर लिया, टर्सरी। चौथा लाइसोसोम जो है वो है ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम देखिए क्या है, ऑटोफेगोसोम मतलब अपना ही कोई सेल ऑर्गेनल अगर डैमेज हो जाए, ये लाइसो सेल है, इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, बेकार हो चुका है, तो ये इसको खा जाएगा। खाने के बाद जो न्यूट्रिशियस मटेरियल होगा उस साइटोप्लाज्म को दे देगा और बाकी मटेरियल को ये बाहर भेज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। इसीलिए देखिए आप वेस्ट मटेरियल को, खराब सेल ऑर्गेनल को बाहर कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, स्कैवेंजर ऑफ सेल। क्या स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्कैवेंजर मतलब समझते हैं ना, स्कैवेंजर मतलब होता है जो डर्ट को क्लीन करे। तो बेकार माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए क्या डर्ट ही है ना, ये क्या कर रहा है, स्कैवेंज कर रहा है। डिस्पोजल यूनिट, डिस्पोज कर रहा है, खराब सेल ऑर्गेनल को बाहर भेज रहा है, डिस्पोज, बाहर का रास्ता दिखा रहा है, सो कॉल्ड एज डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों, देख लीजिए, मान लीजिए ये आरबीसी है, 120 दिन बाद ये काम करना बंद कर देगा। लाइफ होता है ना एक सेल का, आरबीसी का लाइफ कितना होता है, 120 डेज। 120 दिन बाद लाइसोसोम जो होगा ना बस्ट कर जाएगा, बस्ट कर देगा और पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट मींस सेल हैज कमिटेड सुसाइड, सेल ने क्या कर दिया, सुसाइड ना, 120 दिन बाद। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। देखिए आपके नोट्स में बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में। पहला है हेटेरोफेगोसोम। हेटेरोफेगोसोम मतलब क्या, बाहर से फूड मटेरियल आया, उसको डाइजेस्ट किया और न्यूट्रिशियस मटेरियल को रखा और बाकी को बाहर। दूसरा है ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम मतलब खुद के सेल ऑर्गेनल को या कोई सेल डेड कर गया हो। ओके, थर्ड क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी का मतलब होता है जो हॉर्मोन्स होता है ना, इंडोक्राइन हॉर्मोन्स, उसको डाइजेस्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे क्राइनोफेगी। फोर्थ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दो जगह हो रहा है, एक फंगी, फंगी जो होता है फूड मटेरियल के ऊपर अपने सेल से एंजाइम्स को बाहर निकालता है, ये एंजाइम यहाँ पे डाइजेशन करवाता है और डाइजेशन मटेरियल को ये फंगी एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हैं ना, अपने लाइसोसोम को पहले ये बाहर फेंकेगा फूड के ऊपर, फूड पे क्या होगा, डाइजेशन, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये फंगी का काम है। हमारे बोन में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑस्टियोक्लास्ट। अगर मान लीजिए गलत बोन का ग्रोथ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक बोनी उभार आ गया, एक गलत बोन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा ना, एंजाइम्स को बाहर निकाल के इसको डाइजेस्ट कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिफ्थ, ऑटोलाइसिस, खुद का लाइसिस करवाना। एग्जांपल देखो, टैडपोल टेल, आपको याद होगा फ्रॉग का लार्वा जो होता है टैडपोल होता है, टैडपोल के पास टेल होता है, लेकिन जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो टैडपोल टेल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस। ओके, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लाइसोसोम एंड उसका फंक्शन। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में क्या क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है, फैगोसाइटोसिस फूड आया, बना क्या सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम्स, फिर डाइजेशन हुआ, खाने का सामान अंदर जो बच गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, टिनल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी, और फिर एक्सोसाइटोसिस से सब कुछ बाहर। प्राइमरी लाइसोसोम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग हेटेरोफैगोसोम ही बोलते हैं। टर्सरी लाइसोसोम आपको बता ही चुका हूं। ऑटोफैगोसोम मतलब अपने ही सेल ऑर्गन को ये डाइजेस्ट कर लेगा। फंक्शन में आ गया आपका हेटेरोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम, क्रिनोफेगी, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बाय फंगी एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऑटोलाइसिस टैडपोल टेल में। यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद कर लें, पहला आपको लाइसोसोम जो है एंजाइम है, एंजाइम का बैग है, लेकिन उसके बाहर चारों तरफ कवरिंग है, मेम्ब्रेन, उसको खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता? कि लाइसोसोम का जो एंजाइम है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, ये देखो भाई लाइसोसोम है ना, इसके अंदर एंजाइम तो भरा हुआ है, लेकिन ये देखिए आप, ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसको भी तो डाइजेस्ट कर लेना चाहिए ना, इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एंजाइम्स पहला पॉइंट ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, दूसरा इसके पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है। अब आप देखिए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर क्या होता है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर वो केमिकल होता है जो कि मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट होने से रोकता है, बस्ट होने से रोकता है। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। मेम्ब्रेन लेबिलाइजर जो इसको फ्रेजाइल बना दे, जो इसकी मेम्ब्रेन को प्रोन टू रप्चर कर दे, फ्रेजाइल बना दे। फ्रेजाइल मतलब जो इजीली टूट जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। एग्जाम्पल होता है विटामिन ए, डी, ई, के और यूवी रेज।